चलो हम शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ मैम। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। इसके पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस का नाम सुना है? हाँ मैम। बहुत बार सुना होगा, बहुत कॉमन डिजीज है। यूजुअली हम ओल्ड पेशेंट, ओल्ड एज में देखते हैं, हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, मैंने जैसे कि पहले मेंशन कर दिया, हमें सबसे पहले इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, हम वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, एग्जामिन कैसे करते हैं कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, पेशेंट आपके पास आया है, आप बिना इन्वेस्टिगेशन के कैसे एग्जामिन करोगे, क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है। फिर आप इन्वेस्टिगेशन करोगे, अच्छा ठीक है, आपने एग्जामिन कर लिया, आपको सारी चीजें जो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस में होनी चाहिए वो आपको दिख रहा है, क्रिप्टस साउंड दिख रहा है आपको, टेंडरनेस दिख रहा है, स्वेलिंग दिख रहा है, पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि जब वो चलता है तो कोई दिक्कत नहीं होता, पर जब वो रेस्ट पे होता है तो उसको पेन होता है। ये सारी चीजें पेशेंट कंप्लेन कर रहा है, स्वेलिंग है, सारी चीजें पेशेंट कंप्लेन कर, तो आपको लगा कि हाँ एग्जामिनेशन, मेरे हिसाब से एग्जामिनेशन में पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस है। फिर आप अपने डायग्नोसिस को एक परफेक्ट डायरेक्शन देने के लिए, सही डायरेक्शन के लिए आप फिर इन्वेस्टिगेशन करते हो कि लाओ हम एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे देखते हैं, एमआरआई देखते हैं, सीटी स्कैन देखते हैं, लेकिन मोस्टली एक्सरे से ही पता चल जाता है, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक्सरे में हमें साफ साफ सारी चीजें दिख जाती है। इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे देखते हैं, फिर हमें इन्वेस्टिगेशन में देखते हैं कि आखिर एक्सरे में वो क्या क्या फाइंडिंग्स है, हमें दिखता है कि लॉस हो जाता है, दोनों जॉइंट्स के बीच का जो गैप होता है वो लॉस हो जाता है या फिर कम हो जाता है। हम देखते हैं ऑस्टियोफाइट्स देखने को मिलता है हमें, और क्या देखने को मिलता है, हम देखते हैं कि उसमें सब कॉन्ड्रल स्किलोसिस देखने को मिलता है, सब कॉन्ड्रोसिस देखने को मिलता है, ये चारों चीज हमें देखने को मिलती है। फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता चले कि अच्छा ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है। फिर उसका ट्रीटमेंट हम देखते हैं। देखो, ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम लोग कम्प्लीटली ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उसको और ज्यादा बढ़ने से हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। समझ में आया? चलो, अब यही सारी हाँ चीजें मैम। हम और डिटेल में जानेंगे कि आखिर क्या क्या कैसे कैसे होता है, ठीक है। मिटा दो इसको, मन नहीं कर रहा मिटाने का। चलो मिटा देते हैं। चलो, क्या क्या हो, सब तुम ही अकेली हो तो फिर बस सुनो, क्या ही बताओगी। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम लोग को सबसे पहले आता है कि आखिर ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या, मैंने बोला सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन। ऑस्टियोआर्थराइटिस का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। ऑस्टियो, चलो इसके नाम में इसका डेफिनेशन ढूंढते हैं, बोन। ऑस्टियो अर्थ। जॉइंट पेन। हाँ, ऑस्टियो मतलब बोन, ठीक है। अर्थ मतलब ऑर्थो, याद है? ऑर्थो आर्थराइड। मतलब, और आर्थराइड। ऑर्थो मतलब बोन, और आर्थ्रो मतलब ज्वाइंट, ठीक है। तो ये हो गया ज्वाइंट, और और ये हो गया इन्फ्लेमेशन। आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक धोखे वाली बात है, ये इन्फ्लेमेशन नहीं होता। ऑस्टियोआर्थराइटिस इन्फ्लेमेटरी कंडीशन नहीं है। ऑस्टियोआर्थराइटिस इन्फ्लेमेटरी कंडीशन नहीं है तो क्या है? पेनफुल। इट इज अ नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, ठीक है। नॉन इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। अब हम लोग इसका डेफिनेशन जानेंगे, आखिर इसका डेफिनेशन क्या कहता है। इसका डेफिनेशन ये कहता है, इट इज अ, क्या, इट इज अ डीजेनरेटिव, ठीक है, डीजेनरेटिव कंडीशंस होता है, डीजेनरेटिव और नॉन इन्फ्लेमेटिव। डीजेनरेटिव नॉन इन्फ्लेमेटिव कैसा डिजीज, किसका, जॉइंट का, बोन और बोन मिलके जॉइंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो इट इज अ डीजेनरेटिव नॉन इन्फ्लेमेटिव जॉइंट डिजीज, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक दिख रहा है ना, कौन तक, हाँ, जॉइंट डिजीज, यहाँ तक कोई दिक्कत, इस स्टेटमेंट में कोई दिक्कत, सब मैंने बता दिया है, ठीक है। जॉइंट डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय, अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलता है, कैरेक्टराइज बाय क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, किसका, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज का, ठीक है। कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ
आर्टिकुलेटिंग, अल्फा जोड़ना पे हाँ देखा मैंने, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, और आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो क्या होगा, एंड फॉर्मेशन ऑफ, इसी डेफिनेशन में सारा खेल छुपा है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन, ठीक है, न्यू बोन का फॉर्मेशन होने लगता है। क्या होता है, जो आर्टिकुलेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, अभी मैं वो डायग्राम बना के दिखाऊंगी, जो आर्टिकुलेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन उसका होने लगता है, धीरे धीरे वो कम होते जाते हैं, मतलब धीरे 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 डिस्ट्रक्शन हुआ, और उस आर्टिकुलेटिंग स्ट्रक्चर को जो जगह होता है वो कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, वो ऑक्यूपाई कर लेता है न्यू बोन का, वहां पे फॉर्मेशन होता है। उसी न्यू बोन के फॉर्मेशन को हम लोग कह देते हैं कि एक्सरे में हमें क्या देखने को मिलता है, उसी न्यू बोन फॉर्मेशन को टर्म दे दिया हमने सबकॉन्ड्रल स्किलोसिस, ठीक है। स्किलोसिस मतलब होता है हार्डनिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, समझ में आया। अब हम ये पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ेंगे आखिर वो होता कैसे, ठीक है। बस इतना जानो कि जो हमारा आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज होता है उसमें डिस्ट्रक्शंस देखने को मिलता है हमें, उस डिस्ट्रक्शंस को रिप्लेस कर देता है कौन, न्यू बोन का फॉर्मेशन, और वही न्यू बोन का फॉर्मेशन नाम आ जाता है सबकॉन्ड्रल स्किलोसिस, वही हमें एक्सरे में इन्वेस्टिगेशन में देखने को मिलता है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। इतना डेफिनेशन समझ में आया, आया कि नहीं आया बोलो। हाँ मैम। वेरी गुड। अब हम लोग कुछ और जानेंगे आखिर ऑस्टियोआर्थराइटिस और क्या होता है, तो हम जानेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम लोग क्या लिखते हैं, ओए, ठीक है। चलो ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम लोग ओए लिखते हैं, ठीक है। तो ओए में ओ स्टैंड्स फॉर ओल्ड एज, ठीक है, और ए स्टैंड्स फॉर अर्थराइटिस, तो इट इज ऑल्सो नोन एज ओल्ड एज अर्थराइटिस, ठीक है। याद करने की जरूरत है नहीं, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसको हम लोग ओल्ड एज अर्थराइटिस भी कहते हैं। अब आते हैं कि दूसरा क्या हमें पढ़ना था, टाइप्स पढ़ना था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस कितने टाइप्स के होते हैं, तो कितने टाइप्स के होते हैं कोई बताएगा, मिटा दो ना, लिख लिया ना आप लोगों ने। ऑस्टियोआर्थराइटिस कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक तो प्राइमरी और एक क्या हो गया सेकेंडरी, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे अब टाइप्स के बारे में। इसके टाइप्स दो होते हैं, एक हो गया प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, प्राइमरी ओए लिख देते हैं, ठीक है, और दूसरा हो गया क्या, सेकेंडरी ओए, ठीक है। अब प्राइमरी ओए क्या होगा, सेकेंडरी ओए क्या होगा, प्राइमरी ओए सिंपली जानो कि ओल्ड एज की वजह से हो रहा है, ठीक है, कोई और उसका दूसरा कॉज नहीं है, कॉज वही है कि एज ज्यादा हो गया है, ठीक है, जो नॉर्मल उसकी पैथोफिजियोलॉजी उसी वजह से हो रहा है, तो उसको हम लोग कह देंगे प्राइमरी ओए, एज की वजह से, ठीक है। प्राइमरी ओए एज की वजह से होता है, वेट की वजह से होगा, बहुत ज्यादा वेट हो गया, उसमें बहुत ज्यादा वेट पड़ रहा है उस जॉइंट्स पे, और वो जॉइंट्स क्या कहते हैं, उसके जो आर्टिकुलेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं, बहुत ज्यादा उस पर वेट पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो धीरे 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 उसमें डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं, और वापस से वो के बीच का गैप कम होते जा रहा है, ठीक है, समझ में आया, वेट की वजह से होता है। और ये मोस्टली हमें प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस हमें किस में देखने को मिलता है, बताओ, नी में देखने को मिलता है, ठीक है, नी एंड हिप में देखने को मिलता है प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, सबसे ज्यादा नी में देखने को मिलता है। अब सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में, सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है कि वो प्राइमरी मतलब कि किसी और रीजन की वजह से हमें सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो, किसी और रीजन की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो गया। अब वो रीजन कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, देखो वो रीजन कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन हो सकता है, और बताओ, ट्रॉमा हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है, हाँ। ट्रॉमा हो सकता है, मान लो कि आपकी हिप जॉइंट पे चोट लगी है, बहुत पहले चोट लगी थी, और वो धीरे 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 अच्छे से उसकी हीलिंग नहीं हुई, धीरे 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 वो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आपको नेक्रोसिस हो गया इस वजह से, एवीएन कह सकते हैं, एवास्कुलर नेक्रोसिस,
यस। एवीएन, एवीएन का फुल फॉर्म ए वस्कुलर नेक्रोसिस, ठीक है। ए वस्कुलर नेक्रोसिस क्यों होता है? देखो, ए वस्कुलर नेक्रोसिस मोस्टली कौन कौन से जॉइंट्स में ज्यादा देखने को मिलता है? जिस जॉइंट्स का जो सप्लाई होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक साइड ही उसका ब्लड सप्लाई हो रहा है, इसी वजह से वहां पे प्रॉपर अमाउंट ऑफ हमें ब्लड नहीं पहुंच पाता उस स्ट्रक्चर पे, जिसकी वजह से वहां पे नेक्रोसिस हो जाता है। नेक्रोसिस मतलब क्या होता है? मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया नेक्रोसिस। हाइपोक्सिया याद करो, पैथोफिजियोलॉजी जब समझा रही थी तो देखो स्ट्रक्चर को देखो, जब देखो सिंपल सी बात है कि आप लोगों को एक दिन तक आप लोगों को खाना नहीं मिला, आप लोग जिंदे रह लोगे, 2 दिन तक नहीं मिला रह लोगे, धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे बढ़ते गए क्या होगा आप लोग के साथ? आप लोग वीक पड़ोगे, धीरे धीरे वीक पड़ोगे, कमजोर होगे, उसका एक टाइम आएगा कि क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। वैसे ही सेल्स का होता है, सेल्स का खाना क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होता है, ब्लड होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स किसके थ्रू जाता है? ब्लड के थ्रू ही जाता है, ठीक है। ब्लड का रास्ता क्या है? वेन्स और आर्टरी के थ्रू ही जाएगा, ठीक है। अब वेन्स और आर्टरी अगर आपको 2 लोग लाके खाना दे रहे हैं और वहीं पे आप लोग एक लोग आपको लाके खाना दे रहे हैं, तो कौन ज्यादा मजबूत होगा? जो 2 लोगों के द्वारा खा रहा है या फिर जो एक लोग के पास एक द्वारा खा रहा है? जो 2 लोग के साथ खा रहा है ना, इसको 2 लोग ज्यादा खाना लाके दे रहे हैं। सेम वही होता है कि किसी किसी स्ट्रक्चर्स में, जैसे कि स्केफॉइड के फ्रैक्चर में नेक्रोसिस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, हिप के फ्रैक्चर में नेक्रोसिस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। आई एम सो सॉरी, ठीक है। हिप के फ्रैक्चर में नेक्रोसिस दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ, हिप के फ्रैक्चर में नेक्रोसिस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। क्यों नेक्रोसिस होता है? क्योंकि उस स्ट्रक्चर्स पे जो ब्लड सप्लाई होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है। चोट एक तो ऑलरेडी उस पर चोट लगी हो या ऊपर से खाना भी कम मिल रहा है, समझ में आया? बाकी सारे स्ट्रक्चर्स को चोट लगती है तो चलो दोनों तरफ से खाना मिल रहा है, यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है, ठीक है। पर कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया स्केफॉइड का, मैंने एग्जांपल दिया किसका? हेप का, ठीक है। इस ऐसे कुछ कुछ और है उसमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, जिसकी वजह से प्रॉपर अमाउंट ऑफ खाना नहीं मिल पा रहा, मतलब प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड वहां पे नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गया? हाइपोक्सिक कंडीशन हो गई, हाइपोक्सिया की वजह से नेक्रोसिस हुआ, नेक्रोसिस की वजह से सेल क्या कर गई? डेथ कर गई। समझ में आया? पक्का? यस आ मैम। रहे हैं, समझ में आ गया? अल्फा, ठीक है। तो ऐसे बहुत ढेर सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। कंजेनाइटल रीजन हो सकता है और भी बहुत ढेर सारे कुछ कुछ रीजन हो सकते हैं। आप खुद से बताइए कुछ रीजन, कुछ और बताओ। कुछ भी हो सकता है, सेकेंडरी चोट, कुछ भी सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में और क्या क्या रीजन हो सकता है? सोचो, थोड़ा सोचो, सोचो कि तुम लोग और अच्छे से समझ में आएगा। माल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है, बचपन से ही जॉइंट्स में माल न्यूट्रिशन है, माल डेवलपमेंट है, माल न्यूट्रिशन है। और बताओ, याद ऐड कर लो उसमें। और बताओ और क्या हो सकता है? बोन की डेंसिटी कम हो रही है, बोन बोन अच्छे से जोड़ा ही नहीं, एक बार फ्रैक्चर हुआ उसके बाद से वो अच्छे से जोड़ा ही नहीं, बोन का अरेंजमेंट ही नहीं सही है, फ्रैक्चर होने के बाद से बोन का अरेंजमेंट ही नहीं सही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाएंगी, ठीक है। समझ में आया? चल